तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह। देखिए कैसे चैप्टर नंबर 3 है आपका आव्यूह मैट्रिक्स। राजस्थान बोर्ड की बुक मैथ की बुक है, उसमें थर्ड चैप्टर है इसका, आव्यूह नाम से इसका नाम है मैट्रिक्स। और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इस 3 मार्क्स के, 3 नंबर का चैप्टर है, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 3 नंबर के। आपको 3 नंबर में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके 2 पार्ट हैं। एक आएगा आपको 1 अंक का, एक आएगा 2 अंक का। और जो 1 अंक का क्वेश्चन आता है, 1 अंक का जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको राजस्थान बोर्ड में के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका वो आपको थर्ड चैप्टर से यानी मैट्रिक्स से मिलेगा, वो आएगा आपका 1 अंक का। और जो आपका 2 अंक का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका राजस्थान बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है वो होता है आपका 2 अंक का, वो मिलेगा आपको मैट्रिक्स से। तो आइए बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि जब हम किसी स्ट्रक्चर में या किसी ढांचे में रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभों को अरेंज करके व्यवस्थित करके लिखते हैं तो उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को, उस ढांचे को हम क्या कहते हैं? आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। अब सुनिए मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स जो होती है आपको उसको हमें प्रदर्शित करना होता है इस ब्रैकेट से ऐसे, या फिर कई बार उसको ऐसे भी कर देते हैं मैट्रिक्स को। ये इसके सिंबल हो गए और इस संकेत हो गए इसके। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, A बराबर AIJ, ऐसे भी रख देते हैं कई बार M इंटू N। अब ये क्या पूरा मैटर मैं बताऊंगा आपको। इसमें जैसे माना कि एक मैट्रिक्स ऐसे A इक्वल ऐसे एक मैट्रिक्स हो गई, A इक्वल 1 2 3 4, ये हो गई आपकी एक मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स में जो इस तरह लिखे हुए होते हैं वो तो होती है आपकी पंक्ति, और जो इस तरह लिखे हुए होते हैं वो होते हैं आपके स्तंभ। जैसे माना कि इसमें ये वाली दोनों 1 और 2, ये वाली दोनों क्या हो गई? रो यानी कि पंक्ति, और 1 और 2 ये दोनों क्या हो गए? स्तंभ यानी कॉलम। ये तो हो गए आपके पंक्ति, पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, ये हो गए आपके कॉलम, ये C1 और ये C2। तो इस तरह जो लिखे जाते हैं वो तो होते हैं आपके पंक्ति, और इस तरह जो लिखे जाते हैं आपके वो होते हैं स्तंभ यानी कॉलम, C1 और C2। अब किसी मैट्रिक्स में माना कि A बराबर 1 2 3 4, ये अभी ये जो इसमें लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं अवयव यानी एलिमेंट। इसमें ये जो एलिमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे अवयव है 1 2 3 4, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में मैं देखूँ पंक्ति कितनी है, तो पंक्ति तो है 1 और 1 2, तो ये तो हो गई पहली पंक्ति और ये हो गई दूसरी पंक्ति। तो इसमें 2 तो है पंक्ति है इसमें 2, और पंक्ति को प्रेजेंट करते हैं I से। और स्तंभ ये बाद में बताऊंगा I से। पंक्ति हो गई 2 और इसमें स्तंभ कितने हैं? स्तंभ हो गए इसमें 1 और ये 2, और 2 ही क्या हो गए? स्तंभ। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A इक्वल 1 2 3 4, ये मैंने कोई पंक्ति, ये कोई मैट्रिक्स लिया यहाँ पे सारणी के लिए, सॉरी आव्यूह लिया है। इसको मैं ऐसे लिखूँ 2/2, तो इसका मतलब ये हो गया इसमें यहाँ पे 2 तो पंक्ति है और 2 ही क्या है? स्तंभ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा है वो तो बता रहा है पंक्ति को, और दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो बता रहा है आपको यहाँ पे स्तंभ को। और यदि पंक्ति का और स्तंभ का दोनों का कर दें मल्टीप्लाई तो ये बताएगा आपकी आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर को। तो ये हो गई आपकी कोटि यानी कि ऑर्डर, ये आपका हो गया ऑर्डर। तो इसको कोटि को
कई कबार हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू एन। तो यहाँ पे m बताता है पंक्ति को और n बताता है स्तंभ को यानी कॉलम को। अब इसको जैसे मैं ऐसे भी लिख, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स देखिए, तो ये कितने बाई कितने की है, कितने बाई कितने का मतलब होता है उसकी कोटि कितने की है, यानी कि इसकी m इंटू एन कितना है, तो ये थी 2/2 की। और जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लिखूँ a बराबर, जैसे मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6, ये कितने बाई कितने की, देखना इसमें पंक्ति कितनी है 1 2 और 3, तो पंक्ति कितनी हो गई 3 इंटू स्तंभ कितने 1 और ये 2, स्तंभ कितने 2, तो इसकी जो कोटि हो गई यानी ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर कोटि हो गई, वो कितना हो गया, वो हो गया 3/2। और जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लूँ a बराबर मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6 a b c, ये कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैं इसकी पूछूँ इसकी ऑर्डर है, कोटि क्या है, तो इसकी कोटि है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कोटि के लिए, तो ये है 1 2 और ये 3, तो इसकी कोटि कितनी, कोटि में जो पंक्ति हो गई, पंक्ति वो कितनी हो गई 3, कॉलम देखो स्तंभ 1 2 और ये 3, तो स्तंभ कितने हो गए 3, तो पंक्ति हो गई 3 और स्तंभ हो गई 3, तो इसकी जो कोटि है, कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 3/3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने की है, ये है 3/3 की। अब देखिए आगे हम आते हैं इसमें, जैसे माना कि कोई मैंने पंक्ति लिख दी, मैट्रिक्स लिख दी है a b c d e f, ये मैंने क्या ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली है, इसमें यहाँ पे m इंटू एन बताना चाहूँ, क्वेश्चन आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पे m इंटू एन बताओ, यानी कि इसकी कोटि बताओ, कोटि पूछ ले आपसे, तो कोटि के लिए क्या करना पड़ेगा, पंक्ति इंटू स्तंभ, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि होगी, पंक्ति कितनी है इसमें 1 और ये 2, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 2 इंटू, ये तो हो गया पंक्ति इंटू स्तंभ। कोटि को हम कैसे लिखते हैं, कोटि को लिखते हैं पंक्ति इंटू स्तंभ, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति कितनी है, पंक्ति तो हो गई, ये हो गई R1 यानी पहली पंक्ति फर्स्ट रो, R2 यानी कि सेकंड रो यानी कि सेकंड पंक्ति, तो ये हो गई पंक्ति कितनी है इसमें, पंक्ति 2 इंटू स्तंभ कितने, स्तंभ 1 2 और ये 3, स्तंभ कितने 3, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी कोटि हो गई 2/3। और यदि इसके पूछे अवयव, एलिमेंट कितने इसमें, अवयव कितने, एलिमेंट्स, एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोटि का मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा वही हो जाएंगे उसमें अवयव। अवयव यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें कितने अवयव हैं, तो दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो इसके एलिमेंट जो हो गए, अवयव हो गए, वो कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, अवयव कितने हो गए 6। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली है, इसको जैसे मैं लिखना चाहूँ, इसको यहाँ पे ये थी, जो दोबारा लिख लूँ मैं इसको A B C और D, जैसे मैंने ये ले लिया छोटी सी मैट्रिक्स, इसकी पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है इसमें, पंक्ति है इसमें 1 और 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने, स्तंभ हो गए आपके 1 2 स्तंभ में, तो कोटि कितनी होगी इसकी, कोटि हो गई 2/2, पंक्ति इंटू स्तंभ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ये जो 1 लिख रहा है, ये लिख रहा है AIJ की फॉर्म, और AIJ क्या है, AIJ होता है यहाँ पे, AIJ होता है इसकी, छोड़ो ये AIJ जो होता है, AIJ में हमें बताना होगा कि यहाँ पे जो ये I लिख रहा है ये तो बता रहा है पंक्ति को, और जो J लिख रहा है ये बता रहा है कॉलम यानी स्तंभ को, I बता रहा है रो को और J बता रहा है कॉलम को। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ A11, इसका मतलब इसमें A इंटू जो 1 क्या है, पहली तो है पंक्ति
इंटू 1, 1 यानी कि पहला स्तंभ। इसमें ये जो अवयव आ रहा है ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति कहाँ है, ये रही, और पहला स्तंभ कहाँ है, ये रहा। तो ये दोनों में कॉमन कौन सा आया है, A11। अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ A11 की जगह पे कौन लिख रहा है, पहली तो पंक्ति और पहला ही स्तंभ, दोनों में कॉमन कौन सा आया, A। तो A11 की जगह पे क्या हो गया, A। अच्छा, अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे A12 की, यानी कि ये पहले जो बता रहा है ये तो जैसे आई जे के टर्म में लिख रहा है, यहाँ पे आई जो है 1 है और जे कितना है 2, यानी कि पंक्ति तो है पहली और स्तंभ है दूसरा। तो पंक्ति पहली कौन सी है, ये रहा, स्तंभ दूसरा कौन सा है, ये रहा, दोनों में कॉमन कौन सा आया है, बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए A12 की जगह पे कौन आ गया, बी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए A13 की जगह पे, A13 पे 13 नहीं, इसमें A21 यानी कि दूसरी पंक्ति है और पहला क्या है, स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कहाँ है, दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, C। तो A21 क्या हो गया, C। अब निकालें A22 यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, तो कौन आ रहा है, D। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स में अवयव आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया एक कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही रहने दें, ये ले ली मैट्रिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि इसकी बताओ कोटि, कि इसकी कोटि क्या है, ऑर्डर कितना है इसका। तो ऑर्डर होगा पंक्ति इंटू स्तंभ। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2, तो पंक्ति कितनी है 2, इंटू स्तंभ कितने देखना, ये पहला स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2 और ये तीसरा स्तंभ C3, तो स्तंभ कितने 3। तो कोटि क्या हो गई इसकी 2/3। अच्छा, नंबर 2 पे क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें अवयव बताओ, अवयव कितने हैं। अवयव जो होगा इसमें अवयव वो होगा कोटि का मल्टीप्लाई, यानी कोटि का यदि गुणा कर दें तो आ जाएगा आपके अवयव। एलिमेंट कितने इसमें, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने, तो 2 × 3 करेंगे, कोटि का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। तो अवयव कितने इसमें, एलिमेंट कितने 6 अवयव। अच्छा, नंबर 3 पे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ A11 क्या होगा, A32 क्या होगा, नहीं A23 क्या होगा ये पूछ ले, या फिर पूछ ले A13 क्या होगा, कोई भी 4 ले लेते हैं, और A22 ये क्या होगा, ये चारों बताओ, ये चारों क्या क्या होंगे, इनकी जगह पे मैट्रिक्स के हिसाब से देख के बताओ क्या क्या आएगा। अब देखिए नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नंबर 1 है आपका, वो है A11, यानी कि यहाँ पे लेना हमें पहली पंक्ति लेनी है और पहला क्या लेना है, स्तंभ। उन दोनों में कॉमन जो आ रहा होगा वही आपका एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, पहली पंक्ति कौन सी है, ये वाली। पहला स्तंभ कौन सा है, ये वाला। दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 1। तो A11 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अच्छा, दूसरा क्या है A23, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। अच्छा, दूसरी पंक्ति कहाँ है, पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये है यहाँ पे ये वाली, ठीक है जी, दूसरी पंक्ति हो गई। अच्छा, और तीसरा स्तंभ कहाँ पे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ये रहा, और दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया 6। तो ये अभी अब कौन सा है 6 है। अच्छा, अब ये वाला एलिमेंट पूछे, ये वाला अभी अब A13। अच्छा, पहली लेनी है पंक्ति और तीसरा लेना है स्तंभ। तो पहली पंक्ति कहाँ है, ये वाली, तीसरा स्तंभ कहाँ है, ये वाला। अच्छा, पहली पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ कहाँ है, ये वाला, दोनों में कॉमन कौन सा आया है 3। तो ये कौन सा हो जाएगा 3। अच्छा, अब बात करें A22 की, यानी कि हमें एलिमेंट बताना है कौन सा 2 वाला, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ। दूसरी पंक्ति कहाँ है, ये रही, दूसरा स्तंभ कहाँ है, ये रहा, अवयव कौन सा है 5। तो हम इस तरह से आराम से किसी भी अवयव के बारे में पूछे तो हम आराम से बता सकते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, सबसे पहले पूछा था कोटि, ऑर्डर, वो ऑर्डर बता दिया आपने। फिर पूछे थे एलिमेंट कितने हैं, वो भी बता दिया। उसके बाद पूछा कि इसमें ये वाले अवयव बताओ, वो वाले अवयव भी आपने, एलिमेंट भी आपने बता दिए। इसके बाद आते हैं हम मैट्रिक्सों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए
तो अब बात करते हैं आपके आव्यूह के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेस कितने होते हैं। सुनो, इसमें आपका नंबर 1 जो आता है, नंबर 1 वो आता है पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। देखिए पंक्ति मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि ऐसी मैट्रिक्स या फिर ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। बहुत सिंपल, नाम से आपको इन ज़्यादातर में सब में ज़्यादातर जितने भी प्रकार हैं, जितने भी टाइप हैं, उनमें सब में आपको नाम से पता चल जाए। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स या फिर ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह यानी कि रॉ मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लिए मैंने, जैसे एग्जांपल है आपका नंबर 1, यहाँ पे देखिए 1 2 3, देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ कितने 1 2 3, तो कोटि क्या होगी इसकी 1/3, लेकिन पंक्ति तो एक ही है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। जैसे देखिए एक ही पंक्ति है इसमें। और ले सकते हैं एग्जांपल नंबर 2, जैसे ले लिया A B C D, कितने भी ले लें भली, पंक्ति कितनी है, एक ही है। और स्तंभ कितने 1 2 3 4, स्तंभ कितने हो गए 4, लेकिन हमें किससे मतलब है यहाँ पे, पंक्ति से, और पंक्ति कितनी है, एक ही है। और भी ले सकते हैं चाहे तो आप। तो ये हो गया आपका पंक्ति आव्यूह। नंबर 2 की बात करें हम, नंबर 2 प्रकार है आपका, सेकंड जो टाइप है आपका वो है, सेकंड है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्तंभ, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या था, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक ही क्या हो, स्तंभ हो यानी कॉलम हो। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही क्या हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ यानी कि एक ही कॉलम हो क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिए मैंने, जैसे हमें क्या करना है, ओनली एक ही स्तंभ लेना है। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, देखिए 1 2 और 3, देखिए इसमें पंक्ति कितनी है 1 2 3, तो 3 तो है पंक्ति, स्तंभ कितने, स्तंभ ओनली एक ही है, हमें इससे स्तंभ से मतलब है, तो कैसा हो गया ये, कॉलम आव्यूह। अच्छा दूसरा लें, जैसे कि x y z, देखिए कितने स्तंभ में, केवल एक ही स्तंभ में पंक्ति कितनी है 3, तो 3 तो है पंक्ति, स्तंभ कितने 1, तो हमें इससे मतलब ये क्या लिख रहे हैं इसके साथ में, ये लिख रहे हैं इसकी कोटि यानी ऑर्डर। तो ये हो गया आपका स्तंभ आव्यूह। तो थर्ड पार्ट है इसका आयताकार आव्यूह, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा आयताकार यानी आयत के जैसा। और आयत कैसा होता है, आयत होता है ऐसा, और वर्ग कैसा होता है, वर्ग होता है ऐसा, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो क्या होता है, वर्ग, और जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो वो क्या होता है, आयत। और आयत की चारों भुजाएं कभी भी समान नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आयत के जैसा बनेगा, यानी कि इसमें
ऐसा आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ कभी भी समान नहीं हो, ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है आपका? आयताकार आव्यूह। ऐसा आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति यानी रो और कॉलम यानी स्तंभ समान नहीं हो, तो ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, परिभाषा इसकी, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम समान नहीं हो, समान नहीं हो, क्या कहलाता है? आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल है नंबर 1, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया जैसे मैंने। अब यहाँ पे देखिए इसकी पंक्ति कितनी है? 1 और 2, 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने? 1 2 3, 3 क्या है? स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर नहीं है, मतलब कैसा हो गया? आयताकार आव्यूह। और जैसे मैं एग्जांपल लूँ नंबर 2, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 A B C और कुछ भी ले लें X Y Z P Q R। अब देखिए यहाँ पे इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो 3 तो पंक्ति है। स्तंभ कितने? 1 2 3 4 और 4 क्या है? कॉलम। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसी मैट्रिक्स है? ये है आयताकार मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला प्रकार है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। प्रकार नंबर 4 है आपका वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसके बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो होगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा कई पार्ट है इसके। स्क्वायर मैं पहले बता देता हूँ, आपको बाद में बता दूंगा डेफिनेशन वगैरह। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपका 2 तरह का, ये होता है आपका 2 तरह का, जिसमें एक होता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, एक होता है आपका विकर्ण मैट्रिक्स। एक तो होता है त्रिभुजाकार, थोड़ा छोटा, एक तो होता है आपका त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है आपको। एक होती है आपको विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल। एक तो होती है आपकी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये होती है आपकी विकर्ण मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स जो होती है वो होती है आपकी 2 तरह की, एक तो होती है आपको ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार, एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स। और इसके भी होते हैं, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के भी होते हैं अलग से 2 प्रकार। नंबर 1, एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, एक होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और विकर्ण मैट्रिक्स भी होती है कितनी तरह की? 2 तरह की। विकर्ण मैट्रिक्स भी होती है आपकी 2 तरह की, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स वो होती है वो कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? एक तो होती है आपको आपकी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर। एक होती है आपकी आइडेंटिटी या फिर यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्केलर अदिश मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, और इसको आइडेंटिटी तत्समक आव्यूह। ये होते हैं इसके प्रकार। अब देखेंगे इनकी परिभाषाएं, जो कि मैं अलग अलग से कराऊंगा। इनको मैंने एक बार बता, आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे पूरा विवरण होता है इनका। तो फिर से सुन लीजिए, वर्ग मैट्रिक्स, इसके 2 पार्ट, नंबर 1 ट्रायंगुलर, नंबर 2 डायगोनल यानी कि त्रिभुजाकार और विकर्ण। और त्रिभुजाकार के भी 2 पार्ट,
अपर और लोअर यानी कि ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो है स्केलर यानी अदिश मैट्रिक्स, उसके बाद यूनिट वेक्टर यूनिट विकर्ण कह सकते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसके भी या तत्समक कह सकते हैं या फिर अदिश आव्यूह। तो इसके भी दो प्रकार, इसके भी दो प्रकार और इसके भी दो प्रकार, इन दो के दो दो और। अब इनकी मैं सबकी अलग अलग परिभाषा लिखाऊंगा, इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, चाहे तो आप इसको यहीं नोट कर सकते हैं। तो ये आपका वर्ग आव्यूह, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वर्ग जैसे कि आपको यहाँ पे था आयताकार में कि पंक्ति और स्तंभ कैसी हो, असमान, यानी पंक्ति और स्तंभ समान नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम वर्ग आव्यूह की। वर्ग यानी कि ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति और स्तंभ कैसी हो, समान, क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स अलग अलग हो जाए पंक्ति स्तंभ तो आयताकार, और पंक्ति और स्तंभ समान हो जाए तो वर्ग। तो परिभाषा होगी ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति व स्तंभ कैसे हो, समान हो। ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति व स्तंभ समान हो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे हो जाए, समान, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया 1 2 3 4। देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2, दो पंक्ति हैं। अच्छा, स्तंभ कितने हैं, 1 2, दो ही क्या है स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे हो गए, समान। और यदि पंक्ति और स्तंभ समान हो जाए तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। इसका दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे मैं ABCDEFPQR। यहाँ पे देखिए इसकी पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 रो हैं, 3 पंक्ति हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 ही क्या है स्तंभ। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ कैसे हो गए, समान। इसका मतलब दोनों कैसे हो गए, है वर्ग आव्यूह। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के आपको दो पार्ट थे। स्क्वायर मैट्रिक्स जो वर्ग आव्यूह है, इसके दो पार्ट बताए थे मैंने अभी। एक जो पहला पार्ट था वो था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुजाकार आव्यूह, और नंबर दूसरा था डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। तो नंबर 1 जो प्रकार है वो ले रहा हूँ मैं सबसे पहले। उसके भी दो पार्ट थे, ऊपरी और निचली त्रिभुजाकार। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम, वर्ग आव्यूह के प्रकार। वर्ग आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें भी नंबर 1 जो था, नंबर 1 था, एक तो था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो नंबर हम बात कर रहे हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार आव्यूह यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी सबसे पहला जो पार्ट था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सबसे पहला पार्ट था वो था ऊपरी, और नंबर 2 था निचले। तो नंबर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, तो यहाँ पे नाम के जैसा नहीं है, नाम से थोड़ा सा उल्टा है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, फिर उसमें त्रिभुजाकार में क्या है, देखो वर्ग मैट्रिक्स बनाओ। मैंने माना कि कोई वर्ग मैट्रिक्स बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स बनाई है मैंने। पंक्ति 3 है, स्तंभ भी कितने 3, तो वर्ग मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स में यहाँ पे देखिए ये जो होता है, ये होता है आपका विकर्ण यानी डायगोनल। ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण।
और इस मुख्य विकर्ण में मुख्य विकर्ण के यदि नाम है ऊपरी लेकिन हमें देखना है नीचे और नाम आएगी निचली तो देखना है हमें ऊपर। यदि मुख्य विकर्ण के यदि सबसे पहले तो बात किसकी कर रहे हैं, वर्ग की, तो ऐसा वर्ग आव्यूह, परिभाषा ले रहे हैं इसकी, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, क्योंकि वर्ग आव्यूह के प्रकार चल रहे हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य, क्या कहलाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, बात करेंगे निचली त्रिभुजाकार की, निम्न त्रिभुजाकार की, तो इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, जीरो, क्या कहलाती है, निम्न त्रिभुजाकार, और मुख्य विकर्ण के नीचे के जीरो हो तो क्या कहलाती है, ऊपरी। ऊपरी में देखना है नीचे वाले अवयव और निचली में देखना है ऊपर वाले अवयव। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे हम यहाँ पे, इसका डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, देखिए इसकी परिभाषा होगी ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण से, जिसमें मुख्य विकर्ण से नीचे के, मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य, सभी एलिमेंट, सभी अवयव, सभी अवयव शून्य हो, शून्य हो, क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ऊपरी, ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह, जिस, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगी, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। जैसे इसके एग्जांपल लूं मैं, सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, 1 2 3 4, देखना वर्ग आव्यूह है या नहीं, वर्ग आव्यूह है यानी पंक्ति और स्तंभ कैसे हैं, समान, और पंक्ति और, क्योंकि पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ भी कितने, 2, पंक्ति और स्तंभ समान हो तो क्या होगा, वर्ग आव्यूह। तो ये तो हो गया कि वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह के बाद ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव देखना शून्य है या नहीं है, तो क्या होगी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। नाम से है, ऊपरी मतलब नीचे देखना है और निचली मतलब ऊपर देखना है। अगला एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं एक वर्ग मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर, कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये हो गया आपका मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के नीचे के, अच्छा ये जीरो आएंगे, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य, देखना शून्य है या नहीं। मुख्य विकर्ण सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह है क्योंकि 3x3 की है, पंक्ति और स्तंभ समान है तो वर्ग आव्यूह हो गई। इसके मुख्य विकर्ण हो गया, इसके नीचे के सभी अवयव क्या है, शून्य, और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव नीचे वाले शून्य हो तो क्या कहलाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब अगला नाम है आपका, इसका दूसरा प्रकार है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का दूसरा प्रकार, निचली या निम्न, नंबर 2 है निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, इसमें तो था नीचे के और इसमें लेंगे ऊपर के सभी अब क्या हो, शून्य, क्या कहलाती है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण के ऊपर के, मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य, सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, शून्य हो, क्या कहलाती है,
निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए इसके एग्जाम्पल, अब हमने मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या लेने पड़ेंगे, शून्य। एग्जाम्पल है इसका नंबर 1 जैसे मैंने लिया A0BD। देखिए ये 2/2 की है, मतलब वर्गावी हो गई, वर्गावी होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे वर्गावी का प्रकार चल रहा है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, ऊपर के अवयव क्या है, शून्य, तो क्या हो गया, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। नंबर 2 लें इसका, जैसे 1 2 0 3 4 और 0 और 5 5 2। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये पंक्ति 3 है, स्तंभ भी 4 है, 3 में 3 है, पंक्ति और स्तंभ समान है, मतलब स्क्वायर है, वर्ग है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण। इसके ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, 0। इसका मतलब क्या हो गया, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो इसका जो वर्ग आव्यूह है, इसका पहला प्रकार था त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, उसके 2 पार्ट थे, दोनों हो चुके हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं वर्ग आव्यूह का दूसरा प्रकार विकर्ण मैट्रिक्स, और उसके भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। देखिए ये नोट कर सकते हैं, मैं रफ करने वाला हूं इनको। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ रहे थे, वर्ग मैट्रिक्स के जो टाइप हैं वो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे पहला हो चुका तो हमारा त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर, उसके 2 पार्ट थे, ऊपरी और निचली, दोनों हो चुके हैं, अपर और लोअर। अब इसका दूसरा प्रकार है वर्ग आव्यूह का, वो था विकर्ण आव्यूह। नंबर 2 इसका प्रकार है वो है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, ऐसा आव्यूह, नाम से पता चल रहा है विकर्ण, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा, यानी हमने जो प्रिंसिपल डायगोनल है विकर्ण है वो छोड़ देना, मुख्य विकर्ण। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या हो, शून्य। ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या हो, शून्य, सारे एलिमेंट हो 0, वो क्या कहलाता है, वो होता है विकर्ण आव्यूह। इसके भी कितने प्रकार थे, 2। नंबर 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक मैट्रिक्स, और नंबर 2 स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स। वो आएंगे बाद में, पहले इसकी परिभाषा। यानी ऐसा वर्ग आव्यूह, क्योंकि वर्ग के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य, सभी अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य, क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य, क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है जैसे माना कि सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो 1 0 0 4। देखना ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, इसके अलावा सारे अवयव क्या है, शून्य, क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। ये हो गया आपकी 2/2 की मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह है। और जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 लूँ आपका 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो देखना ये हो गया आपका 3/3 की, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, वर्ग आव्यूह है। इसका ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण, इसके अलावा सारे अवयव क्या है, शून्य, तो क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह के भी कितने प्रकार थे, 2। नंबर 1 स्केलर मैट्रिक्स, नंबर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए नंबर 1 में ले रहा हूं आपका विकर्ण मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ाई, इसी में यही मैं हेडिंग डाल दूं, विकर्ण आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स।
देखिए इसके प्रकार पढ़ेंगे हम। नंबर 1 जो प्रकार है इसका डायगोनल मैट्रिक्स का, जो नंबर 1 प्रकार है वो है स्केलर यानी कि अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? तो सबसे पहले तो यह है कि विकर्ण आव्यूह का प्रकार पढ़ रहे हैं, मतलब विकर्ण तो होगा उसमें, बाकी सभी अवयव क्या होंगे? जीरो। ये तो फिक्स हो गया कि विकर्ण के अलावा सारे अवयव तो जीरो होंगे, लेकिन उसमें विकर्ण में कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे तो विकर्ण ये भी विकर्ण ऐसा ही है जाओ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसमें अलग क्या होगा? अलग ये होगा, अदिश आव्यूह में क्या होगा, इसमें मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे, मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी समान होंगे। मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। क्या कहलाएगी? अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा क्योंकि किसका प्रकार पढ़ रहे हैं हम? विकर्ण आव्यूह का, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा, जिसमें मुख्य विकर्ण वो तो जीरो होते हैं, वो तो विकर्ण आव्यूह आएगा, मतलब सारे अवयव जीरो होंगे मुख्य विकर्ण के अलावा। तो विकर्ण के बारे में लिख रहे हैं हम। ऐसा वर्ग, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के सभी अवयव कैसे हों? समान हो। सभी अवयव कैसे हों? समान। ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो सारे कैसे हों? इक्वल। क्या कहलाती है? अदिश आव्यूह कहलाती, अदिश आव्यूह कहलाती है या फिर कहलाता है। अब देखें इसके एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल में हमें विकर्ण तो रखना है कुछ और बाकी के सारे अवयव क्या रखने? जीरो। तो विकर्ण कैसा होना चाहिए? समान। जैसे 2 2 और यहाँ पे 0 0। देखना मुख्य ये 2/2 की है, मतलब स्क्वायर हो गई। स्क्वायर के प्रकार, ये भी स्क्वायर का प्रकार चल रहा सारे, तो ये स्क्वायर तो है, मतलब ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल हो गई, बाकी सारे क्या हो गए? जीरो। तो विकर्ण होगा मतलब बाकी तो जीरो होंगे विकर्ण के अलावा। विकर्ण कैसा होना चाहिए? समान। तो क्या हो गया? अब यहाँ पे 1 1 रख दिया ना, क्योंकि 1 1 आ जाएगा तो आगे की परिभाषा हमको पता चलेगा, वो इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका पहला है, पहले वैसे वही कराना चाहिए था, चलो कोई नहीं। इसका दूसरा पार्ट है, जैसे मैं ले लूँ 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यहाँ पे देखना ये 2/2 के मतलब वर्ग आव्यूह तो हो गई, तो इसके ये समान है, मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल है, बाकी सारे क्या है? जीरो। तो क्या बन गया? अदिश। तो इसके बाद आता है आपका इसी का अगला प्रकार है कि हमें पता करना है अदिश आव्यूह के बाद इसका दूसरा पार्ट है, वो कौन सा है? वो है दूसरा तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट। देखिए तत्समक कैसे होगा? तो किसका प्रकार है ये? विकर्ण मैट्रिक्स का। ऐसा वर्ग आव्यूह या फिर ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव या तो क्या हो? समान। और यहाँ समान तो होंगे ही, लेकिन वो क्या होगा? ओनली एक ही होगा, यानी इकाई ही होगा। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई हो, यानी कि एक हो,
क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल लें इसके, इसमें जो इसका विकर्ण होगा, प्रिंसिपल डायगोनल होगा, वो क्या होगा? हमेशा एक एक ही होगा। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं 1 0 0 1, तो देखना ये क्या होगा? ये 2x2 के मतलब वर्ग मैट्रिक्स हो गई, और डायगोनल के अलावा सारे जीरो हैं, विकर्ण हो गई, और ये क्या है? 1 1, तो ये क्या हो गई? इकाई मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 लें हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखना ये हो गई विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण के अलावा सारे जीरो हैं, और विकर्ण वाले क्या है? 1 1, और स्क्वायर भी है क्योंकि 3x3 की है, पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो ये क्या हो गया? और ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपको बहुत ज़्यादा ये इस चैप्टर में काम में आएगी। इसमें आपका पहला था इकाई मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, दूसरा था स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, तीसरा था आपका आयताकार वाला, चौथा था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, पांचवा है आपका, उसके प्रकार हो गए बहुत सारे, ये 4 प्रकार हो गए अलग अलग। पांचवा, इसका पांचवा जो है वो है आपका लास्ट रह गया है, एक और रह गया है, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा देखिए, नाम से पता चल रहा है क्लियर? शून्य, ऐसा आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव क्या हो? शून्य, शून्य आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव कैसे हों? शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल लूँ जैसे मैं देखिए, सारे अवयव क्या है? शून्य, शून्य अवयव, और भी ले सकते हैं चाहे तो। शून्य मतलब कैसा, क्या हो गया? शून्य अवयव। तो ये आपके सारे जो प्रकार हैं, टाइप हैं, मैट्रिसेस हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं कुछ, एक टॉपिक और हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, आपको 3.1 क्लियर करने के लिए, वो भी और रह गए हैं। जैसे कि अगला है त्रिभुजों की जो मैट्रिक्स है उनकी समानता, यानी कि समान कैसे होंगी दो मैट्रिक्स। देखिए, अब इसका आपके प्रकार हो चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसका, आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स जो हैं, दो सारणिक, वो समान हम उनको कब कह सकते हैं। देखिए, इसके दो पार्ट हैं। नंबर 1, दो कंडीशन लगती है इसमें, दो मैट्रिक्स समान कब होंगी, इसके लिए आपकी दो कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन है कि जो आव्यूह हैं, दोनों आव्यूह हैं, दोनों की जो कोटि है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल, यानी कि ऑर्डर आर इक्वल। दोनों का जो कोटि है वो कोटि कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स में, तब वो दोनों कैसी हो जाएंगी? इक्वल। इसके बाद जो इसका आपका सेकंड नंबर आता है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है कि इसके संगत अवयव है वो कैसे होने चाहिए? समान। संगत अवयव भी कैसे होने चाहिए? समान। संगत अवयव की कोटि समान होनी चाहिए, और संगत अवयव भी कैसे होने चाहिए? समान, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। यदि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, यानी कि आपकी जो कोटि है वो इक्वल है और संगत अवयव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल हैं, तो दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी? दोनों मैट्रिक्स होंगी आपकी इक्वल। देखिए कैसे, जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने ए ली है यहाँ पे 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये है एक्स वाई पी क्यू। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें एक्स की, वाई की, पी की और क्यू की, इन चारों की वैल्यू फाइंड करो। देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स तभी बराबर होंगी, सबसे पहले दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इक्वल, यानी कोटि समान होनी चाहिए। देखिए इसकी कोटि कितनी, ये कितने बाई कितने की है? पंक्ति तो है 2, स्तंभ भी कितने? 2, 2 बाई 2।
इसकी पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ भी कितने हैं 2, ये भी 2/2, मतलब दोनों का जो ऑर्डर है वो कैसा है इक्वल है। इसका मतलब पहली कंडीशन इसमें लग गई कि इसकी कोटि इक्वल है, यानी कि ऑर्डर समान है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्वल कर सकते हैं इसको। दूसरी ओर लगानी हमें कि इसके जो संगत अवयव है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, उनको हम क्या कर देंगे अब इक्वल। देखिए कैसे, ये जो है आपकी 1 2 3 4 और इधर है आपका x y p q। यदि ये दोनों समान हैं, दोनों मैट्रिक्स समान है, तो इनकी कोटि समान होगी, जो कि हम कर चुके हैं पहले ही। और इनके जो संगत अवयव है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो भी कैसे होंगे इक्वल। यानी कि ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला अवयव इसके बराबर और ये वाला अवयव इसके बराबर। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, अच्छा y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, अच्छा p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3, अच्छा q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। तो यदि इन दोनों की कोटि समान है तो संगत अवयवों को बराबर करके हम बच्चे जो भी रह रहे वैल्यू, उनकी वैल्यू हमें नहीं पता, उनकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे x प्लस वाई और नीचे ले लिया x माइनस वाई, और इसके इक्वल में लिख रहा है इधर है 4 इधर है 5। क्वेश्चन पूछ रहा है x की और y की वैल्यू फाइंड करो। तो यदि ये दोनों समान है, कब होंगी, जब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कोटि, यानी कि ऑर्डर। ये देखना 1 2 तो पंक्ति है इसमें, और 1 एक स्तंभ में ओनली, इसमें भी 2 पंक्ति है और एक ही क्या है स्तंभ। तो कोटि इक्वल है, ऑर्डर समान है। ऑर्डर समान है तो कर देंगे इक्वल। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा 4 की, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, और x माइनस वाई ये किसके इक्वल होगा 5 के, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे x की और y की वैल्यू। देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 4 और x माइनस वाई इक्वल 5। ये ऐड कर देंगे तो ये y प्लस का और y माइनस का कैंसिल, x और x कितने हो जाएंगे 2x इक्वल 4 और 5 कितना हो गया 9। तो x की वैल्यू निकालेंगे कितने आ जाएगी 9/2। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, थर्ड और सेकंड में कहीं भी पुट कर दो। तो यहाँ पे y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। जैसे y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ले जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 4। y हमें कितना रखना, सॉरी x हमें कितना रखना है 9/2। तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस वाई इक्वल 4। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9/2। तो y इक्वल एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 9, तो y आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। तो ऐसे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपके साथ कई क्वेश्चन इसी तरह के हैं। आगे देखिए, तो ये आपका चैप्टर थर्ड का जो 3.1 से पहले का बेसिक है, बेस है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे हम 3.1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं लूँगा आपकी 3.1 जो एक्सरसाइज है वो, उसके बाद हम कुछ 3.2 के जो पहले का बेस है उसको हम सॉल्व करवाएंगे, फिर 3.2, फिर उसका बेस, फिर 3.3 जो भी है मिसलिनियस आएगी, फिर आपके एग्जाम्पल होंगे वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। और इस चैप्टर में से आपको जो भी लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन हैं जो पिछले 15 साल में राजस्थान बोर्ड में आ चुके हैं वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी आपको 15 क्या समथिंग 25 ईयर के यानी कि 94 तक के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। इस तरह से मैं इसी चैप्टर में भी सॉल्व करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।